हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयुष जयसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्निंग चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि केमिस्ट्री की भी कोई भाषा है। तो कुछ लोग इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं बोलूँ तो हाँ, केमिस्ट्री के कोई एक लैंग्वेज होती है, लेकिन ये जो लैंग्वेज होती है ये कम्युनिकेशंस में हम यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री होती है ये पूरी की पूरी फुल ऑफ केमिकल सिंबल्स से बनी हुई होती है। और डिफरेंट अब तक के हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में 118, यूनिवर्स नहीं बोलना चाहिए, हमारे पूरे के पूरे अर्थ में 118 एलिमेंट्स पाए गए हैं। और ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इन सब का एक परफेक्ट सिंबल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब दिया गया है। ठीक है, सो अब फर्दर हो तो और भी सब आए तो उन सब का भी हम लोग केमिकल नेम सब जाने। तो मैं क्या करूँगा, आपको जो 118 एलिमेंट्स है उनमें से करीबन आपको मैं इसका आधा, ठीक है, यानी कि करीबन हो गए 59 एलिमेंट्स के आसपास, मैं आपको एक पीडीएफ में एलिमेंट्स और उनके सिंबल और उनके नाम, सिंबल्स, ये सब मैं आपको दे दूंगा एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से जा करके उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो होती है हमारी, इसमें हम बेसिकली तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं। पहला केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड तीसरा केमिकल सिंबल। केमिकल रिएक्शन हमारे 6 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, change in color, formation of precipitate, change of state, change of smell and last energy absorption या रिलीज होती है। इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एब्जॉर्ब यानी ABS और रिलीज यानी RELE। ठीक है, और हमारे एनर्जी जो एब्जॉर्ब या रिलीज होते हैं ये दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ये पहला होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ केमिकल इक्वेशन जो है इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अब हम आगे। केमिकल सिंबल। अब हमें किसी भी एलिमेंट को उसके सिंबल से क्यों डिनोट करना चाहिए। अब मैं आपको एक और बताऊं, एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है, ये एक टाइप का चीज़ होता है जिसके अंदर हम लोग कोई भी टाइप का सब्सटेंस होता है उसका पूरा का पूरा केमिकली, उसका पूरा का पूरा हम फुल नेम के बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना, तो ये नॉमेनक्लेचर जो है इसके थ्रू क्या किया जाता है, एक किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ हो इसका काफ़ी बड़ा नाम निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए जो काफ़ी बहुत बड़े नाम निकल जाते हैं, इसी को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, एक सिंबल वाला मेथड फाइंड आउट किया, जिसके थ्रू वो लोग क्या किया करते थे कि वो लोग जो भी मतलब बड़े बड़े नाम जो हुआ करते थे उन लोग को शॉर्ट कर देते, शॉर्ट करने मतलब एक सिंबल से उन लोग को रिप्रेजेंट किया करते थे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और फिलहाल तो मुझे ऐसे नॉमेनक्लेचर का कोई एग्जांपल तो याद में नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको वो एग्जांपल ज़रूर देता। ठीक है, फिलहाल तो मुझे कुछ याद नहीं है नॉमेनक्लेचर के कुछ भी मतलब एग्जांपल्स का, नहीं तो मैं आपको पक्का देता। ठीक है, तो अब तक के 118 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए मैं लिखूं इतना बड़ा बड़ा, मतलब करीबन बहुत ज़्यादा ही बड़ा नाम हो जाया करता था। ठीक है, तो अब उसको लिखना तो यार मतलब हद हद पार वाला काम था, दिमाग से बाहर हो जाता है लोगों के। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने केमिकल सिंबल निकाला और अब तक के 118 एलिमेंट्स हैं।
तो पता नहीं यार कितना बड़ा नाम निकालते। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिंबल्स का यूज किया। 118 एलिमेंट्स को उन्होंने सिंबलाइज करना चालू कर दिया। ठीक है, और ये जो हमारा केमिकल सिंबल होता है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक स्पेसिफिक एलिमेंट का, और हर एक स्पेसिफिक केमिकल एलिमेंट का उसका एक खुद का यूनिक सिंबल होता है। 19th सेंचुरी में हमने सिर्फ 26 एलिमेंट्स को ही फाइंड आउट किया था, लेकिन 20th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ, ये इंक्रीज होकर के 81 हो गए। ठीक है, अब लास्ट में हम 2021 में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं। ठीक है, और 19th सेंचुरी में जो था, मतलब इनको नेम करने का तरीका वो निकाला था जॉन जैकब बर्जीलियस ने। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉन जैकब बर्जीलियस, इनसे पहले जो जॉन डाल्टन है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी एक तरीका प्रपोज किया था, जिस तरीके में क्या किया करते थे कि हम एटम को किस तरीके से स्टडी करते हैं, एक ऐसे गोल वाले सर्कल में बना करके। तो उन्होंने क्या किया, एक गोल वाले सर्कल को लिया और उसके अंदर कई सारे टाइप के डायग्राम्स बना दिए। सो ऑब्वियस बात है कि हर एक मतलब जो इंसान है उसके अंदर हर एक क्वालिटी तो नहीं रहती, जैसे कि आर्टिस्ट की या फिर किसी भी चीज़ों की, जो भी अपना प्रोफेशन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अंदर। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो कुछ साइंटिस्ट को उनका ये तरीका अच्छा नहीं लगा। फिर क्या हुए, जो 19th सेंचुरी में ये स्वीडिश साइंटिस्ट आए, जॉन जैकब बर्जीलियस, इन्होंने सिस्टमैटिकली फर्स्ट लेटर जो होता था एलिमेंट के नाम का इंग्लिश नेम में, ठीक है, तो उसका कैपिटल इंग्लिश नहीं तो लैटिन इंग्लिश, ग्रीक या तो जर्मन में होता था मोस्टली नाम। तो उसमें उन्होंने स्टार्टिंग लेटर जो था उसके अकॉर्डिंग नाम करना चालू कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको और पता है, जो जॉन जैकब बर्जीलियस थे उन्होंने तो सिर्फ 18 वन एलिमेंट्स को ही नेम किया था। बाकी के जो मतलब थे एलिमेंट्स, उन सबको उन सबका नाम रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बिठाई गई थी, या आप समझिए एक यूनियन बिठाया गया था, जिसका नाम था IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे के पूरे अर्थ में, मतलब जहाँ जहाँ पे लिविंग और मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे ह्यूमंस हैं, ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट यहाँ पे आते थे। एक साथ मिलकर के ये लोग रिसर्च भी क्या करते थे, और कई सारे एलिमेंट्स को फाइंड करके उनको नाम भी दिया करते थे। ठीक है, और ये जो हमारे कोई भी नेम होते हैं एलिमेंट्स के, ये बेसिक मतलब मोस्टली लैटिन इंग्लिश, जर्मन और ग्रीक में ही दिए जाते हैं, और दूसरे किसी चीज़ में नहीं दिए जाते। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दो दे दिए गए हैं हाइड्रोजन, दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन। ये जो है इसको तो हम H से डिनोट करते हैं, और एक हीलियम, इसको डिनोट कम करते हैं हम HE से। ठीक है, H और HE। सो एक बात देखिए कि हर एक एलिमेंट को तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट लेटर से ही हम लोग सिंबलाइज करते हैं, तो हीलियम को He से हम क्यों सिंबलाइज करते हैं? सो मैं बताऊं, तो इसके लिए जैसे आपने किन्हीं दो इंसान का नाम एक ही रख दिया, ठीक है, आप बुला रहे होगे इंसान ए को, लेकिन इंसान बी भी सुनेगा, या फिर अगर आपके मतलब जो अदर जो लोग होंगे आपके आसपास के सराउंडिंग, तो वो लोग भी थोड़ा, अगर उनको पता होगा इन दोनों का नाम एक ही है, तो फिर वो लोग भी कंफ्यूज होंगे कि किन को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, तो और वो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों भी। ठीक है, तो अब इसी की वजह से क्या किया गया, यहाँ पे सेकंड लेटर को लेना चालू कर दिया गया। और ठीक है, अगर आपको कोई भी केमिकल सिंबल लिखना हो, तो ये नहीं कर सकते कि आप पहला आप स्मॉल लिख देंगे, फिर आप बाद में आप कैपिटल लिख देंगे, या फिर आप दोनों ही कैपिटल में लिख देंगे, या तो आप दोनों ही स्मॉल में लिख देंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम परफेक्ट फॉर्म HE ऐसे लिखना है,
पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा, कैपिटल्स में होगा, दूसरा वाला जो लेटर होगा वो स्मॉल से होगा। अगर बाय द वे मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में मोस्टली क्या होता है, मोस्टली नहीं, मोस्टली के आसपास ही समझिए, कभी कभार जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, OH का फॉर्मेशन होता है, या HO जो भी आप बोले, ठीक है। तो ये जो OH फॉर्मेशन होता है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बनता है, इसीलिए इसको दोनों को ही हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। नहीं तो हम इन्हें क्या करते, अलग अलग से डिनोट करते। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको एक छोटी सी टेबल दे रखी है, कुछ कुछ मतलब जो हमारे कुछ कुछ मेटल्स, जो भी मतलब मेटल्स बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स जो है उनका लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम की, साथ साथ उनके सिंबल्स भी दे रखे हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टाइप का मतलब आपको दे दूँ, एक टाइप का टेबल जिसमें मैं ऑलमोस्ट आपको कुछ कुछ मतलब दे दूँगा, ठीक है। फिलहाल आप इसमें देखिए, जैसे कि सोडियम को हम कहते हैं नेट्रियम, पोटेशियम को केलियम, मैग्नीशियम को मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम को एलुमिन, कैल्शियम को कैलेक्स, आयरन को फेरम, कॉपर को कपरम, जिंक को जिंकी, सिल्वर को आर्जेंटम, गोल्ड को ऑरम, मर्क्यूरी को हाइड्राक्रम, और लीड को प्लम्बम, टिन को स्टैनम और एंटीमोनी को स्टिबियम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वैलेंसीज क्या होती है। वैलेंसी जो होती है ये वो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की। मतलब जैसे आप मान लीजिए आपके पास 500 रुपए है, ठीक है, और आपको किसी से उधारी में तो नहीं लेना है कोई भी चीज, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि 500 रुपया जितना आपके पास होता है आप उसी का ही ना सामान खरीदिएगा, उससे ज्यादा का तो आप खरीद नहीं सकते क्योंकि आपको उधारी नहीं लेनी है, ठीक है। तो आप अब क्या कर, वैसे ही क्या होता है कि है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ जैसे कार्बन हुआ हमारा, तो इसकी जो वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, यानी लास्ट शेल जो होती है, उसमें क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, ये कार्बन क्या कर सकता है, इन चारों को या तो शेयर शेयर कर सकता है किसी के साथ, ठीक है, और अपने आप को एकदम फुल बना सकता है, मतलब एकदम ठीक ठाक बना सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ CO2, इसमें क्या है, हमारे कार्बन के कंपाउंड भी है, कार्बन भी मिक्स्ड है, ऑक्सीजन भी मिक्स्ड है CO2 में, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएबल वैलेंसी। अब वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, सो वैसे टाइप की वैलेंसी कोई भी एलिमेंट में प्रेजेंट हो जिसमें एक या ऐसा, मतलब आप सिंपली ये समझिए कोई एक एलिमेंट जिसमें एक या एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, हम वैसे टाइप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ऑफ कॉपर, कॉपर का क्या होता है, वैलेंसी वन हो, मतलब जो वैलेंसी होता है एक 1 होता है और एक 2 वाला वैलेंसी होता है, ठीक है। और आयरन का भी आप ले सकते हो, लीड का भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है हमारा वेरिएबल वैलेंसी जो होता है वो लिखा जाता है रोमन न्यूमेरल्स में, ठीक है। ये भी IUPAC जो है, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने ही कहा है, ठीक है, कि हाँ हम लोग को किसी भी को मतलब ऐसी क्या बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल वैलेंसी को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट जिसका पास हायर वैलेंसी होगी उसके सफिक्स में यानी पीछे की तरफ हम क्या जोड़ देंगे, IC, और जिसका कम वैलेंसी होगा उसको हम जोड़ेंगे OUS, जैसे कि कॉपर है तो कपरस, और अगर हायर वैलेंसी वाला है तो कपरिक, फेरस जो फेरम है हमारा, फिर आयरन, तो फेरम का अगर हायर वैलेंसी है तो हायर वैलेंसी तो फेरिक, और लोअर वैलेंसी है तो फेरस, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है रेडिकल। रेडिकल जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ एक एटम का ग्रुप बनना, एटम का ग्रुप ही समझिए, जिसमें क्या होता है, कई सारे या तो पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स या तो नेगेटिव आयंस के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज या तो पॉजिटिवली चार्ज। ये हमारा रेडिकल जो होता है ये बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल में बना होता है।
बेसिक रेडिकल जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इनको हम कैटायंस कहते हैं। सारे के सारे जितने भी मेटेलिक आयन हो या अमोनियम आयन हो, वो सारे बेसिक रेडिकल्स में आते हैं। और उसके बाद एसिड रेडिकल जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, नेगेटिवली चार्ज एटम से बनता है, ठीक है, और इनको हम कहते हैं एनायंस, ठीक है। और जितने भी नॉन मेटेलिक आयंस हो गए या नॉन मेटेलिक एटम हो गए जो जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो एसिड रेडिकल फॉर्म करते हैं, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, नाइट्रेट, ये दोनों का एग्जाम्पल। हाइड्रोक्साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो बेसिक में आता है, अमोनियम है तो वो एसिडिक में आता है, नाइट्रेट जो है वो भी एसिडिक में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये टेबल देखिए, इस टेबल में ही आपको दिख जा रहा है, सॉरी, तो अमोनियम हमारा बेसिक रेडिकल है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी यहाँ पे मोस्टली तो सब मेरे को माइनस में ही दिख रहे हैं, सब नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे अमोनियम है तो NH4 है, सबका मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे सबके ऐसे साथ। तो अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आता है केमिकल रिएक्शन। सो दोस्तों, हमारा जो केमिकल रिएक्शन था वो मैंने आपको बताया था कि कई सारे पार्ट में पड़ा होता है। सो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं भी दो चीज़ों को मिलाकर के एक सॉल्यूशन मिलाते हैं, जैसे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। वैसा ही हम यहाँ पे कुछ काम करते हैं, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ न्यू सब्सटेंस, जो कि हम प्रोडक्ट कहते हैं जिसको, जो कि फॉर्म होता है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू केमिकल, ठीक है। दो या दो से ज्यादा केमिकल या तो केमिकल रिएक्शन, यानी कि जैसे कि हम लोग पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या है, पहले से हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन करा दिया है, तो यानी कि दो केमिकल रिएक्शन के बाद या फिर एक केमिकल रिएक्शन और ले लेंगे KCl, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वैसे ही, मतलब जो हमारा सब्सटेंस हम लोग को मिलेगा वो उसको भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉर एन एग्जांपल, जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या है इस एग्जांपल में जो हमारा आपकी स्क्रीन के सामने है, शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू शुगर विद वाटर। तो शुगर जो है यहाँ पे हमारा, ठीक है, सॉरी, शुगर जो है वो क्या है हमारा, सॉल्यूट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर एक्चुअली हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर कुछ भी मिलाया जा सकता है, ठीक है। और ये मिला करके दोनों को हम क्या बनाते हैं, शुगरी वाटर, ठीक है, यानी मीठा सा पानी, मीठा पानी। और कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है वो दो टाइप्स में बटा होता है मेनली, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। जो कि इरिवर्सिबल मतलब ये परमानेंट चीज है, ये दोबारा नहीं होगा। जैसे आप एक बार अगर आप खाना बना दो तो आपने जो रॉ मटेरियल्स यूज किए हैं, जैसे कि मसाला, सब्जी, कुछ भी अगर आपने बनाया हो किसी भी चीज की सब्जी, तो आपको क्या उसकी मतलब जैसे चीजें हैं वो आपको वापस मिल जाएंगी। या फिर आपने जब खाना बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, लहसुन पीस करके उसमें डालते हैं, तो आपको क्या उसी खाने से दोबारा आपको लहसुन मिलेगा वापस सेम, बिना पीसे हुए? नहीं ना। तो ये होता है हमारा एक परमानेंट चेंज। और रिवर्सिबल चेंज का मतलब, जैसे कि आप क्या करोगे, आप एक कभी कभार क्या करना, जो चूल्हा होता है या किसी भी टंगस्टन बर्नर पे क्या करना, एक है ना लोहे को रख देना। तो लोहे को रखने के बाद आप क्या करना, उसको है ना आप गरम करो, तो गरम करने के बाद रेड हॉट जब हो जाएगा ना, उसके बाद उसको आप पानी में डाल देना। तो क्या होगा, उसका शेप वेप कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तब क्या होगा, इसका मतलब वो एक मतलब वो रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, दोबारा उसके ओन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे शुगर लिया, प्लस हम क्या कर रहे हैं इसमें वाटर, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, शुगरी वाटर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि हमारा गैस जो है ये कब बाहर निकलेगा। किसी भी हम जब दो केमिकल रिएक्शंस को मिलाते हैं तो उनमें क्या होता है, कभी कभार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन उनके बीच में होते हैं, जिनके बीच में गैसेस जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियॉन, रेडन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारे टाइप के गैसेस होते हैं, ये सब रिलीज होते हैं कुछ कुछ करके, हाँ, एक एक करके। तो ठीक है। और इसमें क्या होता है,
और जो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें से गैस निकले, ठीक है, एज अ सॉल्यूशन में से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, और अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस के दौरान अगर एक लिक्विड फॉर्म हो और लिक्विड में से क्या हो, बबल्स फॉर्म आउट हो, तो हम उन बबल्स को क्या कहेंगे, एफरवेसेंस। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा नोट कर लीजिए कि एफरवेसेंस हम किसको कहेंगे, जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बबल को बाहर आते हैं तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन में हम कहेंगे कि वहां पे एफरवेसेंस फॉर्म हो रहा है। और आपने देखा भी होगा कि कभी कभार आप क्या करोगे, जब सोप और पानी को मिला दोगे ना, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बुलबुला टाइप सा पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जब वो पानी के अंदर ट्रैप हो जाता है ना किसी भी पार्टिकल के होने से, तो क्या होता है, बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप जैसे ले लो, वन सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, आप ये जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये है अभी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये वाला जिसको अभी ब्लिंक कर रहा है, अभी देखिए, ये है सोडियम कार्बोनेट। जब ये क्या कहता है, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिल जाता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिख रहा है, लेकिन ये जो ऑयल हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एक्चुअली पानी की टाइप से कलर में होता है, कलरलेस, और ये किसी भी टाइप का कलर अपने अंदर ले लेता है। ठीक है ना, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिस कलर में चाहो उस कलर में बना सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म होता है, पहला हमारा NaCl, यानी कि हमारा सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट हम खाने में यूज करते हैं। इसमें क्या और एक आता है, हमारा गैस रिलीज होता है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये एक एग्जांपल हमारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, पानी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है चेंज ऑफ कलर, मतलब आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। आपने दो चीज को मिक्स किया, लेकिन क्या होगा, उसका कलर डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप येलो और ब्लू को मिलाओगे तो आपको ग्रीन मिल जाएगा, कुछ यू टाइप का ही है, आप समझिए इसको। ठीक है, और ये सर्टेन टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर कलर जो होता है वो चेंज होता रहता है, चेंज होता है। ठीक है, और एक टाइप का ऐसा भी लिक्विड आता है, मेरे को याद नहीं, उसका याद ठीक से नहीं है, समथिंग केरोसिन कैरामाइन, क्या ना था, नाम था उस लिक्विड का, जिसको अगर आप बार बार अगर किसी ग्लास में अगर आप पोर करोगे तो क्या होगा, उसका कलर डिफरेंट डिफरेंट बार बार चेंज होता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो, ये हमारा क्या है, रेड लीड ऑक्साइड है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, यानी O2 वाला है। ठीक है ना, जब इसी रेड लीड ऑक्साइड को हम जब गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, क्या, ये हमारा लीड मोनोऑक्साइड। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन का सिर्फ एक जो है एटम, आप बोल सकते हैं एक ही एटम होगा। ओके, और इसके साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन गैस तो हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का हम कैसे ले फोटो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का फोटो नहीं लगाया, और बेसिकली आपको वहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का फोटो इसलिए दिखा पाया था क्योंकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली फैक्ट्री से तो खूब ही निकलता है यार, हद पार निकलता है। आप कभी भी अगर कहीं भी देखेंगे तो कुछ कुछ फैक्ट्रीज में मोस्टली मशीन्स चलाने के लिए इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अरे भाई, यहाँ पे प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट होती क्या चीज है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ कि ऐसा टाइप का कोई भी जब आप किसी भी दो मतलब रिएक्शंस होते हैं, उन दोनों को क्या करो, जब आप मिलाओगे दो केमिकल्स को, उनके नीचे क्या होगा, अगर एक हार्ड सॉलिड टाइप सा कुछ सब्सटेंस नीचे बैठ जाए जो कि इनसॉल्यूबल हो, ठीक है, जो पानी में या किसी भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट या किसी भी चीज में मिलाया न जा सके, उस टाइप के हम सॉलिड सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ठीक है, आपको यहाँ पे ये तो सिर्फ इसका मैंने डिफरेंट समझाने के लिए टाइप से किया था। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये है हमारा FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट। जब इसको हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमें रिएक्शन में मिलेगा सोडियम सल्फेट,
और एक डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसका नाम होता है फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है चेंज ऑफ स्टेट। आपने कभी कदार देखा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है, एक मिनट मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ अपना। जब आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि H2 और O2 को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर, यानी कि H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है H2 और O2 ये मिलके क्या बनेगा, H2O। ठीक है, यानी कि पानी। लेकिन आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की कि हमारा H2 तो यहाँ पे ये भाई एयर है, सॉरी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अच्छा, आप एक बात और सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये एरो मार्क क्यों लगाया है, क्योंकि ये उड़ जाएंगे अगर किसी भी हमने केमिकल रिएक्शन में इसको लेकर रखेंगे ना, तो ये उड़ जाने वाले सब चांसेस है। ठीक है, तो ये दोनों, ठीक है, ये मार्क हम लोग इसलिए सिर्फ गैसेस के लिए लगाते हैं क्योंकि गैसेस तो हमेशा हवा में उड़ ही जाते हैं। ओके, सो अब क्या है, जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है हमको, वाटर, यानी कि गैसियस स्टेट से किस स्टेट में आया, हमारा लिक्विड स्टेट में आ रहा है। तो यानी कि चेंज ऑफ स्टेट हो गया है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, और सेम ही टाइप का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे भी दिया था। ठीक है, अब भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों टाइप की गैसेस हैं भले में, लेकिन आपको यहाँ पे पानी का पिक्चर देना चाहिए मुझे उस एग्जांपल में। अब देखते हैं हम अपना चेंज ऑफ स्मेल। मतलब यार, केमिकल रिएक्शन में चेंज ऑफ स्मेल भी होती है, मतलब इनसे भी, केमिकल से भी कुछ स्मेल आती है। तो हाँ भाई, ऐसा अब तक का शायद ही कोई चीज रहा होगा जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्मेल्स आए। ठीक है, केमिकल और ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर मिक्स करने के बाद या तो अच्छी सुगंध, गंदी सुगंध, या तो नॉर्मल सुगंध आती है, तो अब उसको हम क्या कहें, उन्हीं को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्मेल। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लगेगा स्मेल। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है ये सोडियम सल्फाइड, ठीक है, Na2S। जब इसको भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिक्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहला तो सॉल्ट मिल जाएगा, लेकिन दूसरा जो मिलेगा वो होगा H2S। ठीक है, और जब आप इन दोनों को मिक्स, मतलब H2S और ये जो निकलेंगे ना एक साथ, जब H2S ऐसे हार्मफुल टाइप से गैस होती है, लेकिन अगर आप इसको गलती से भी स्मेल करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई पका हुआ अंडा हो। ठीक है ना, बहुत बुरी तरीके से ये स्मेल करता है। अब आता है एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज का मतलब हुआ जैसे कि आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें एब्जॉर्प्शन हो या तो रिलीज हो एनर्जी का। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जो भी रिएक्शन, ठीक है, सराउंडिंग से क्या करे, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, वैसे टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एन एग्जांपल, आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट करो टेम्परेचर पे 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड तो फॉर्म करेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, आप अपने आसपास जो उसका आपने उसको हीट किया, वो हीट को अपने अंदर सोखेगा। ठीक है, वो बाहर से सोख लेता है। ठीक है, और जब कोई रिएक्शन क्या करे, इसका उल्टा ही कर दे, यानी कि रिलीज कर दे हीट, ठीक है, सराउंडिंग में, तो वो क्या होगा, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, आप वाटर और क्विक लाइम, यानी कि लाइम जो होता है, आपको इन दोनों को आप मिक्स करोगे ना, तो आप एक बार देखना, कभी कभार हल्का हल्का आप देखोगे कि बाहर की तरफ आपको गरम गरम टाइप सा लगेगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।